गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में हमने नरेशन पढ़ा, टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। चूंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ आज पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैसेज। आपने सुना होगा क्लोज पैसेज, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ISPCS में तो IAS के एग्जाम में 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज वाले। तो पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। कई बार होता है बच्चों को पैसेज से बहुत डर लगता है। तो पैसेज और क्लोज पैसेज को क्लोज टेस्ट भी कहते हैं। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज में थोड़ा सा अंतर होता है। पैसेज क्या होता है, क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे क्या दोनों में अंतर है। जब आप पैसेज जानते हैं तो पैसेज में एक बड़ा सा पैसेज, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा। बड़े से पैराग्राफ में आपको उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी 10 क्वेश्चंस, कभी कभी 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे डर जाते हैं। कई बार बच्चे कई लोगों से पूछते भी हैं। तो कुछ लोग कहते हैं पहले पैसेज पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले क्वेश्चंस पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले पैसेज पढ़ के एक आइडिया निकालो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा सोचने पर और सुनने पे बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा भी या नहीं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अब आपको पैसेज समझ में आ गया कि पैसेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज को पढ़ना होता है, उससे पैसेज से आंसर निकाल के आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लोज पैसेज में या क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट और पैसेज में बस यही अंतर है। जो क्लोज पैसेज होते हैं या क्लोज टेस्ट जिसको बोला जाता है, उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस बड़े लेंदी नहीं रहते हैं जैसे पैसेज में आते हैं। पहले तो 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में भी बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे करें। क्लोज पैसेज में क्या होता है, पैसेज में पैसेज को आपको कंप्लीट करना होता है। वहां पे ऑप्शन को उठा उठा के पैसेज में भरना होता है। उसी को क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज कहते हैं। मीन्स व्हाट, जैसे कह दिया मैंने एक लाइन देगा, आई सॉ लायन डैश कर देगा, उसके बाद कह देगा वॉज रनिंग। तो अब ही वॉज रनिंग, इट वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग, दे वॉज रनिंग। ऐसे अब आपको ऑप्शन दे देगा इट, शी, ही, दे। तो आपको पता है लायन के अनुसार इट होना चाहिए, इट वॉज रनिंग। ठीक है। तो आगे फिर कोई कुछ और कहेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको पिछले जो लाइन को आपने फिल किया उससे रिलेटेड एक आइडिया बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे के पैसेज को कंप्लीट करेंगे। तो पैसेज को कंप्लीट करना क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज कहलाता है। और पैसेज में से आंसर निकाल करके अटेम्प्ट करना वो अकेले पैसेज होता है। तो क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट या पैसेज में यही अंतर है। क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज में आपको पैसेज को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये आपको तय करना होगा कि आपने पैसेज के मीनिंग को कंप्लीट किया तो कौन सा ऑप्शन का कौन सा वर्ड सुटेबल है। क्लोज पैसेज में बड़े बड़े क्वेश्चंस ना आकर के एक एक 2 वर्ड के ऑप्शन आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली वर्ड कौन सा सही होना चाहिए पैसेज को कंप्लीट करने में, पैसेज को सुटेबल बनाने में, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज कहलाता है। दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों से 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं उसी पैसेज को कंप्लीट करने में, और कभी कभी 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। पैसेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज में आपको अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चंस आपको पैसेज में आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको वोकैब से पूछ लेगा। एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, पैसेज के अनुसार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन पैसेज में मिलेंगे। बट क्लोज पैसेज में आपको मीनिंग वगैरह नहीं पूछेगा। बस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए कौन सा सुटेबल वर्ड ऑप्शन के अनुसार सही है उसको आपको जानना होगा। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट, जो कि एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया है। अब आप सोचेंगे मैम इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इजी मेथड, आपने स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे प्रेजेंट टाइम। तो न्यूज़पेपर और स्टोरी, या फिर भी आप मतलब थोड़े बहुत आप इंग्लिश से
परिचित होंगे। जो बच्चे नए हैं, नोविस हैं, उन बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। जो हैबिचुअल है उनके लिए तो इजी होता है। तो जो आप पढ़ते हो तो आप एक आइडिया लगाते हो। आइडिया लगाने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे ख्यालात इंग्लिश में आने लगते हैं। तो यही जब आप क्लोज पैसेज पढ़ना शुरू करोगे तो आपको भी यही आइडिया लगानी है कि इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद क्या आ सकता है। हिंदी की स्टोरी पढ़ते हो तो आप हिंदी में सोचते हो, लेकिन जब क्लोज पैसेज सॉल्व करोगे तो ये पैसेज आपके साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई करंट अफेयर की घटनाओं से रिलेटेड हो सकता है, किसी वैज्ञानिक खोज से रिलेटेड हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी ऐसे बर्निंग पॉइंट्स उठा लेते हैं या साइंटिफिक फैक्ट कोई होता है तो बहुत ही इजी हो जाता है। बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं। क्या है, एक पैसेज है जिसको क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज, तो ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा मेथड अपनाना होता है। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 2 3 4 दिया होगा, तो 1 जहां लिखा होगा तो वहां पे पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वहां उठ के जाएगा, तो 1 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जहां 2 लिखा होगा वहां आपको क्या करना होगा, वहां पे 2 क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन से 2 के स्थान पे फिल करना होगा, तो आप उसको कर पाएंगे। देखिएगा, कह रहा है व्हेन आई डैश एट द मून माई हर्ट डैश विथ प्लेजर आई विश आई हैड डैश टू फ्लाई अप टू द मून। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? क्या समझ आ रहा है? यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड बात हो रही है, मून से रिलेटेड बात हो रही है। तो या तो अब ये एक स्टोरी हो सकती है या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिए अब पास्ट में जा रहा है, तो कह रहा है व्हेन आई डैश एट द मून, जब मैंने, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, मून एट द मून का मतलब मून की तरफ, दिशाओं का जब जिक्र होता है तब भी एट का यूज होता है। तो कहते हैं ना कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो मैं मून की तरफ, आई सा, आई लुक्ड, मतलब मैं क्या कहा, मैंने देखा। तो अब देखिए, जब किसी दिशा की बात होती है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में आप देखते हो तो लुक का यूज होता है, और वैसे अगर आप देखते हो तो सी का यूज होता है, और अगर आप किसी को घूर को देखते हो तो स्टेयर का यूज होता है, झलक में देखते हो तो ग्लेंस का यूज होता है, और आप किसी को टकटकी लगा के देखते हो तो गेज का यूज होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो, और टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो तो वॉच का यूज होता है ना? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मीनिंग तो सेम लेते हैं, लेकिन उसके अपने अपने यूज के स्थान निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, दिशा की बात हो रही है ना, मतलब जब मैंने मून की तरफ देखा या मून को देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन पे अब आप आएंगे लुक्ड, सा, व्यू और गेज। देखिएगा, गेज और व्यू नहीं हो सकता क्योंकि व्हेन आई और आगे पास्ट जा रहा है, तो हम लोग पास्ट को ही चुनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं होगा? व्यू ऑप्शन नहीं होगा। व्यू मीन्स होता है देखना, विजिट मीन्स देखना, गेज मतलब भी देखना। सा और लुक्ड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वह ध्यान से देख रहा था, मून की तरफ देख रहा था, न कि अचानक उसने मून को देख लिया, है ना? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? व्हेन आई लुक्ड एट द मून, जब मैंने मून की तरफ देखा, मून की ओर देखा। आई होप आपका फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना है? यहाँ आपने लुक्ड मान लिया, अब आप कैसे पढ़ोगे? अब आप जब आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे व्हेन आई लुक्ड एट द मून माई हर्ट, आप ऐसे पूरा लेके पढ़ोगे। तो देखिए, जब मैंने मून की तरफ देखा, मेरा हृदय विथ प्लेजर क्या हो गया? अब ऑप्शन पे देखिए, फील्स, फील्ड, फील्स और फीलिंग। तो यहाँ पे देखिए, मेरा हृदय क्या, आनंद से भर गया, यही तो मीनिंग आ रही है। तो अब देखिए, आनंद से भर गया, तो फील वर्ड हमेशा प्रेजेंट में होता है। जैसे आप कहोगे मुझे भूख नहीं है, तो आप बोलोगे आई फील नो एपेटाइट। मुझे अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी, है ना? आई फील्ड हैप्पी, आप ऐसे नहीं कहोगे मुझे अच्छा महसूस हुआ, ठीक है ना? या आप फील्स हमेशा लगता है, फील को प्रेजेंट में रखा जाता है, ठीक?
तो देखिए जब मैंने देखा तो ये वाला फील्ड मैदान की मीनिंग ले रहा है, जो आप कहते हो ना कि आई वॉज रनिंग, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD। तो वो वाला जो फील्ड है, वो वाला फील्ड हमेशा मैदान के लिए यूज होता है। तो यहाँ मैदान का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए फील्स मतलब महसूस करना गलत हो गया, ये भी, ये फील्ड गलत हो गया, फीलिंग आएगा ही नहीं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। फील्स मतलब मेरा हृदय, फील्स मतलब भर जाता है। कैसे भर जाता है? आनंद के साथ भर जाता है। तो यहाँ जाता है मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन आपको समझना होगा मेरा हृदय जब मैंने मून को देखा तो आनंद से भर गया। तो आपने यहाँ कंफर्म किया कि फील्स होगा। सारे आपने देखा कि फील्ड हो गया, फील्स हो गया, फील्स हो गया, फीलिंग हो गया। देखने में आपको बहुत ही नजदीक नजदीक ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि व्हाट आंसर विल बी सुटेबल, है ना। चलिएगा, आई विश मतलब काश, आई हैड मतलब काश मेरे पास होता। आप कहते हो ना काश मेरे पास एक मोबाइल होता, तो आप क्या कहोगे? आई विश आई हैड अ सेल फोन। आप कहोगे कि काश मैं एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो अब आपने समझ में आ गया ना, जब कोई सामान हो, जब किसी व्यक्ति के पास होने की बात हो तो हैड का मीनिंग पास होता है। लेकिन जब यहाँ पे नाउन की बात हो, या मैं ये होता, आई विश आई वर यू, है ना, तो आप ऐसे आई वर हो तो ऐसे करोगे, हैड हो तो आप अपने पास के सेंस में मीनिंग निकालेंगे। तो क्या होता? आई विश आई हैड मतलब मेरे पास क्या होता? ऑप्शन पे आइए। हैंड्स हाथ होते, लेग्स पैर होते, विंग्स पंख होते, फीलर्स मतलब कुछ चीज भरने वाले होते, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता जो मेरी बातों को फील करता। फील मतलब फीलर्स मतलब फील करने वाला होता। तो अब देखिए अगर होता तो क्या होता, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या रहेगा। तो क्या होता? फ्लाई अप टू द मून। तो मैं कहाँ चला जाता? फ्लाई अप मतलब होता है उड़ जाना, मून की तरफ उड़ जाता। तो आपने क्या समझा? जब मैंने, व्हेनेवर मतलब जब भी मैं मून को देखता हूँ या मून को देखा, माई हर्ट क्या हो जाता है? खुशी से, आनंद से भर जाता है। आई विश आई हैड काश मेरे पास क्या होता तो मैं उड़ जाता। तो उड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पंख चाहिए। तो आपने देखा कि विंग्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो विंग्स रहेगा तो वो कह रहा है कि मैं मून की तरफ उड़ जाता, काश मैं मून की तरफ उड़ जाता, मेरे पास पंख होते। आगे बढ़ते हैं, 3 ऑप्शन तक आपने कंप्लीट किया। आगे बढ़िए तो क्या होता? आई नो मैं जानता हूँ, इफ आई कुड डैश टू बिकम एंड डैश आई वुड बी एबल टू गो टू द मून। अब देखिए कह रहा है बिकम मीन्स होता है होना, एंड मीन्स क्या होना। जैसे आप कहते हो ना कि अगर मैं IAS ऑफिसर होता तो आप बोलोगे कि आई कुड बिकम एन IAS ऑफिसर, मतलब मैं IAS ऑफिसर बन पाता। तो बिकम मीन्स होता है बन जाना या हो जाना। लेकिन इसके पहले 4 को समझना होगा। 4 के ऑप्शंस पढ़िएगा। ऑप्शंस कह रहा है ग्रो अप, शो, ब्लो, और यहाँ पे देखिए ब्लो है, यहाँ फ्लो होना चाहिए, FLOW, ठीक है ना। फ्लो और ब्लो, शो और ग्रो। देखिएगा शो मीन्स होता है दिखाना, ब्लो हवा के बहने को कहते हैं, पानी के बहने के लिए फ्लो यूज होता है, और ग्रो अप मतलब होता है विकसित होना। तो कौन सी मीनिंग हो रही है? इफ आई नो इफ आई कुड, तो क्या मैं हवा की तरह बहता, पानी की तरह बहता, या शो मतलब दिखाता? नहीं। यदि मैं विकसित होता, यदि मैं डेवलप कर पाता, तो विकसित होना, डेवलप होना, ग्रो अप होना, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो विकसित होता तो क्या होता? टू बिकम मतलब क्या होने के लिए, टू बिकम एन। अब आपने समझ गए ना कि ग्रो अप ही सही है, मतलब काश में बढ़ पाता, विकसित हो पाता। आई कुड ग्रो अप टू बिकम। बिकम क्या? यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ग्रो अप करेक्ट होना चाहिए, ग्रो अप, ठीक। तो 4th ऑप्शन तक आपने कंप्लीट किया, 4 मार्क्स आपके बन गए। 5th वन देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी मतलब आप जानते हैं कि ज्योतिष होता है, ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य,
है ना। देखिएगा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है ज्योतिष। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है, आप जानते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक। अंतरिक्ष से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अगर उस व्यक्ति की बात हो तो एस्ट्रोनॉट कहते हैं, है ना, समझिएगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट पर्सन के लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया। अरिस्टोक्रेट मतलब होता है धनिक तंत्र, मतलब कि धनियों का शासन या धनी व्यक्ति जो शासन कर रहा है, तो होता है ना गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अरिस्टोक्रेट, वो चीज है। तो यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, अरिस्टोक्रेट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन किससे है? या तो एस्ट्रोनॉमी से है या तो एस्ट्रोनॉट से है। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट में आप अब कंफ्यूज ना होइए, आप यहाँ पे समझेंगे कि विच वन विल बी करेक्ट। व्यक्ति कह रहा है ना कि वह व्यक्ति होता, मैंने आपको बताया पर्सन के लिए एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज होगा। एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान है, एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर्सन की बात कर रहा है कि यदि मैं बढ़ता तो मैं क्या होता? एस्ट्रोनॉट होता। तो यहाँ ग्रो अप हो गया, यहाँ बिकम एंड एस्ट्रोनॉट। तो देखिएगा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो वो क्या होता? एस्ट्रोनॉट होता, मतलब अंतरिक्ष विज्ञानी होता, जो कि सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल के बारे में, तारों, नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक आपका फिफ्थ आंसर कंफर्म है। आई वुड बी एबल टू गो टू द मून। जब मैं एस्ट्रोनॉट होता, मैं विकसित हो पाता, तो मैं क्या होता? आई वुड बी एबल टू गो टू द मून। मैं चंद्रमा तक जाने में सक्षम हो पाता, चंद्रमा तक पहुंचने में मेरी कैपेसिटी हो जाती। स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल आप जानते हैं विशेष होता है, इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, है ना। इक्विपमेंट मतलब उपकरण। एंड आ, तो मेरे पास क्या होता? स्पेशल इक्विपमेंट मतलब विशेष प्रकार का कोई उपकरण। एंड आ डैश ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड, तो अब उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल, ऑर्डिनरी, कॉमन और नेचुरल। तो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, नहीं होनी चाहिए। कॉमन मतलब सामान्य, ये भी गलत है। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, यहाँ प्रकृति से रिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेशल ट्रेनिंग, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो स्पेशल इक्विपमेंट एंड मतलब विशेष प्रकार का यंत्र, विशेष प्रकार का उपकरण, विशेष प्रकार का टूल एंड अ स्पेशल ट्रेनिंग। तो स्पेशल ट्रेनिंग हो गया। आर रिक्वायर्ड टू गो टू द मून। स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल उपकरण की जरूरत पड़ती है किसके लिए? मून तक जाने के लिए। हम आप नहीं न जा सकते जब तक हम लोग एस्ट्रोनॉट न बन जाएं। तो यही है ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो टू द मून की मतलब चंद्रमा पर जाने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र, विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आगे बढ़िए। आई वुड हैव टू वियर अ स्पेशल, कह रहा आई वुड हैव टू वियर अ स्पेशल मतलब तो क्या होना चाहिए? तो मैं कर पाता, किया होता, आपने मीनिंग पढ़ा है ना, वुड हैव का मतलब होता किया होता। क्या किया होता? आई वुड हैव टू वियर अ स्पेशल, तो मैं विशेष प्रकार का कुछ क्या कर पाता? ऑप्शन देखिए, ट्राउजर्स पहन पाता? बिल्कुल नहीं। स्पेस क्राफ्ट मतलब होता है कि अंतरिक्ष का कौशल, तो कौशल कोई पहनता नहीं है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये व्यक्ति में पाया जाने वाला गुण है, तो ये भी गलत हो गया। ट्राउजर्स मतलब आप जानते हैं पैंट या पैजामा। स्पेस क्राफ्ट मतलब होता है कि अंतरिक्ष का कौशल, ये पहना नहीं जाता है, ये तो एक प्रकार की क्वालिटी है। स्पेस शूट एंड स्पेस फॉर्मूला, फॉर्मूला करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं स्पेस सूट पहन पाता एक विशेष प्रकार का, तो मैं चंद्रमा पे जब गया होता तो विशेष प्रकार का एक स्पेस सूट पहन पाता जो पहन के चंद्रमा पे जाया जाता है। आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रांग को, है ना, कहीं भी आपने चित्र देखा होगा या मोबाइल वगैरह पे, तो उसी की बात हो रही है। अब सेवंथ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ना, विशेष प्रकार का सूट पहनता। अलॉन्ग विथ मतलब होता है साथ साथ या के साथ, ठीक है। अलॉन्ग विथ अ गैस मास्क, तो स्पेशल सूट के साथ तो क्या पहनता? एक गैस मास्क पहनता जो पीठ पे लादे रहते हैं ना। तो फॉर
किसके लिए पहनता? ऑप्शन पकड़िए, ब्रीथ गलत हो गया, बाथिंग नहाने के लिए गलत हो गया, ब्रीदिंग सांस लेने के लिए, और ब्रीद मतलब होता है सांस लेना। तो यहाँ देखिए फॉर है ना, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके साथ अगर वर्ब यूज करना है तो आईएनजी यूज होता है। आई होप आपको याद होगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर ब्रीदिंग मतलब सांस लेने के लिए, और ये आपका आईएनजी के साथ वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। तो फॉर ब्रीदिंग मतलब स्पेशल सूट के साथ हम एक स्पेशल गैस मास्क पहनते, तो क्या करते उससे सांस ले पाते। 8th तक कंप्लीट हुआ। माई स्पेस शटल, शटल मतलब आप जानते हो ना यान होता है, माई स्पेस शटल, SPAC होना चाहिए। माई स्पेस शटल वुड बी इक्विप्ड मतलब क्या होता? उपकरणों से युक्त होता। वुड बी मतलब होता किससे? इक्विप्ड मतलब यंत्रों से। अब किस प्रकार के यंत्रों से? विथ मतलब साथ, आप जानते ही हैं। डैश कैमराज एंड अदर साइंटिफिक, तो कौन से कैमरा होने चाहिए? सेंसिटिव कैमरा, टची कैमरा, प्रिमिटिव कैमरा और डेकोरेटिव कैमरा। तो समझिएगा ऑप्शन क्या है? सेंसिटिव कैमरा। सेंसिटिव मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो आपके सेंस ऑफ ऑर्गन्स को टच कर सके, महसूस कर सके, फील कर सके। कहते हैं ना कि कोई चीज बहुत जल्दी कोई गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं बड़ा सेंसिटिव बच्चा है, बहुत सेंसिटिव पर्सन है। मतलब कोई चीज जिस पर किसी प्रकार का असर हो और असर तुरंत पता चले उसको सेंसिटिव कहते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार का कैमरा होता? टची कैमरा मतलब टच करने वाला कैमरा। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन या एंशियंट, एंशियंट का ही सिनोनिम होता है प्रिमिटिव, है ना। तो आप समझेंगे टची कैमरा, प्राचीन मतलब प्रिमिटिव कैमरा, डेकोरेटिव मतलब सजा हुआ कैमरा, सुसज्जित कैमरा या सेंसिटिव कैमरा। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए? सेंसिटिव कैमरा होना चाहिए। मेरे साथ आप भी आंसर करिएगा, समझ गए होंगे। सेंसिटिव कैमरा होना चाहिए, प्रिमिटिव और टची और डेकोरेटिव कैमरा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई शूटिंग नहीं हो रही है कि आपको डेकोरेटिव कैमरा चाहिए। वहाँ सेंसिटिव कैमराज होने चाहिए ताकि वहाँ के एक्टिविटीज को वो रीड कर पाए, आपको कैप्चर करके दे पाए। एंड अदर साइंटिफिक, अब क्या और सेंसिटिव कैमराज के साथ साथ क्या होना चाहिए? साइंटिफिक। देखिए नेसेसरी मतलब होता है आवश्यकता, थिंग्स मतलब होता है चीजें, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है आप जानते ही हो इंस्टीट्यूट आप जानते हो, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। गैजेट्स है ना, गैजेट्स मतलब होता है मशीन या उपकरण या यंत्र जो साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड हो। तो नेसेसरी मतलब आवश्यक, थिंग्स मतलब आप जान गए वस्तुएं, तो हमें अदर वस्तुएं नहीं चाहिए, साइंटिफिक मशीनों की जरूरत है सेंसिटिव कैमरास के साथ साथ। अब आप देखिए जब आप पूरा क्लोज पैसेज किए तो क्लोज पैसेज में आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आप उसके पहले और बाद के क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कर पाए, क्लोज पैसेज को ना पढ़ पाए, तो आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस पहले क्वेश्चन से लेकर के 10th क्वेश्चन तक या 5th क्वेश्चन तक जो भी आपसे पूछे, जितने क्वेश्चंस, आपको स्टार्ट से चलना पड़ेगा। बिगनिंग से जब आप चलेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। एक पहला नहीं आ रहा है छोड़ो, दूसरा तीसरा चौथा करते हैं, पांचवा नहीं आ रहा है छोड़ो छठवां करते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 10th क्वेश्चन तक सीक्वेंस वाइज चलना होगा। जब आप सीक्वेंटली चलेंगे तब आपको कंफर्म होगा कि आपका क्लोज पैसेज के आंसर, क्लोज टेस्ट के आंसर कैसे सही होते हैं और कैसे आपको 1 by 1 मीनिंग सेट करते हुए आपको एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक साइंटिफिक नेसेसरी गलत है, कोई मीनिंग नहीं ले रहा है, और इंस्टीट्यूशन चंद्रमा पे क्या करेगा ये भी गलत है।
थिंग्स तो सही हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड लगा दिया है कि वैज्ञानिक मशीनें चाहिए और आपको मशीन की ही जरूरत है, न कि साइंटिफिक वस्तुओं की जरूरत है। अगर आप वस्तु ले जाएंगे, वस्तु से कुछ नहीं होगा जब तक आपको मशीन की बात ना हो। तो आपके ऑप्शन में जब मशीन है तो आपको मशीन वाला आंसर ही करेक्ट करना पड़ेगा। गैजेट मतलब होता है यंत्र या मशीन। तो ये देखिए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने यहाँ मीनिंग भी लिख रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे और एक आइडिया लगाएंगे, उस आइडिया से आपको समझ आएगा कि हमको कैसे क्लोज पैसेज करना है। इस तरीके से आपने समझा और आपको कंफर्म हुआ कि आप कैसे करेंगे। अब हम लोग एक और क्लोज पैसेज करेंगे, फिर आप उसके साथ काम करिएगा। तो आपको ऑप्शंस के अनुसार जैसे आपने इसको किया वैसे आप उसको भी सेट करेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्लोज पैसेज है, समझिएगा। जैसे आपने पहले वाले को किया वैसे आपको ध्यान से समझना है। वन फाइन मॉर्निंग a dash man knocked at the doors। एक दिन एक सुबह कैसा आदमी, देखिए मैन एक नाउन है, नाउन के लिए किसी एडजेक्टिव की जरूरत है। तो बैड मैन, नाइस मैन, गुड मैन और जेंटलमैन। जब आप किसी को नहीं जानेंगे तो आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। नाइस मैन नहीं होता है, जेंटलमैन होता है ना। तो गुड मैन ऐसे भी नहीं कहते आप किसी को। तो आप समझिए, मैन के लिए जब तक आप कुछ जाने ना तो हमेशा जेंटल वर्ड का यूज करते हैं, और अगर नहीं भी जाने तो बैड मैन आप उसको नहीं कह सकते, ठीक ना। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कौन सा हो जाएगा, जेंटलमैन। अब जेंटलमैन ही करेक्ट है कि नहीं देखिएगा। वन फाइन मॉर्निंग अ मैन नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ द होम फॉर द एज्ड रन बाय नन्स, ठीक है ना। नन आप जानते हो ना, छोटे बच्चों का केयर करती हैं, अनाथ बच्चों का केयर करती हैं, उसको नन कहते हैं, है ना। क्रिश्चियन में ज्यादातर ये यूज होता है नन। तो उस नन के लिए यूज हुआ है। तो नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ द होम यानी दरवाजे, घर के दरवाजों पर एक सुबह एक जेंटलमैन नॉक कर रहा था, नॉक किया। फॉर द एज्ड रन बाय नन्स, मतलब नन्स मतलब आप हिंदी में जानते हैं कि जो छोटे बच्चों का केयर करती हैं उनको नन कहते हैं। ये विदेशी वर्ड है, कॉन्वेंट स्कूल के लिए ये ज्यादातर यूज होता है विदेशों में। कॉन्वेंट स्कूल में छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं उसको नन कहते हैं। ही टोल्ड द नन इन चार्ज दैट ही वॉज डैश दिल्ली। उसने नन को बताया, देखिए ही टोल्ड द नन है ना, उसने नन को बताया इन चार्ज मतलब के संदर्भ में, दैट एज ही वॉज की जैसा कि वह, वॉज मतलब था, क्या था। ऑप्शन देखिए, शिफ्टेड, चेंज्ड, ट्रांसफर्ड और मूव्ड। तो किसी व्यक्ति को कभी ट्रांसफर किया जाता है, हाँ किया जाता है, लेकिन कब, जब पद की बात हो। दूसरा देखिए, चेंज्ड मतलब बदलना। तो व्यक्ति अपनी बात कर रहा है कि वह दिल्ली में स्थान की बात हो रही है, न कि किसी पद की बात हो रही है। और जब पद की बात नहीं हो रही है तो ट्रांसफर नहीं होगा। आ रहा है समझ में। चेंज्ड भी नहीं होगा। मूव मत हो सकता है कि मैं मूव, दिल्ली में मूव किया। शिफ्ट, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में मूव किया नहीं, दिल्ली में शिफ्ट किया गया, पैसिव वॉइस है। वॉज शिफ्टेड मतलब दिल्ली में शिफ्ट किया गया, वो अपनी बात बता रहा है, नन से उसने बताया। इन चार्ज मतलब के संदर्भ में कि वह जैसे कि वह दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, है ना। तो मूव भी नहीं होगा, शिफ्ट किया गया था, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। He wanted to leave his servant maid। वह wanted to leave मतलब छोड़ना। देखिए LIVE मतलब होता है रहना या जीवित रहना। LEAVE मतलब होता है छुट्टी। लेकिन जब LEAVE वर्ब के संदर्भ में यूज हो तो इसका मीनिंग होता है छोड़ देना। आपने सुना होगा कई बार, लीव मी अलोन, है ना, आई लीव दिस टॉपिक। तो अब देखिए लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा ही वॉन्टेड टू लीव, वह चाहता था छोड़ देना। किसको छोड़ देना? अपने सर्वेंट मेड को, मतलब अपनी महिला नौकरानी को। टू द डैश, टू द, अब देखिए मतलब किस चीज के लिए,
एंड और, दो, यद्यपि, इफ, यदि, बिकॉज, क्योंकि। तो छोड़ने के लिए कोई रीजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि। क्योंकि देखिए, फॉर द नन्स, क्योंकि वह नन्स के पास जाना चाहता था, ऑफ द नन्स, ठीक। तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नन्स। अब देखिए, बिकॉज मतलब तो क्योंकि होता है, लेकिन जब बिकॉज के साथ ऑफ लग जाए तो उसका मीनिंग होता है के कारण। समझिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, ड्यू टू हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, इसका मतलब होता है कि वजह से या के कारण। यहाँ क्योंकि मीनिंग नहीं निकलेगा, तो बिकॉज ऑफ द नन्स मतलब नन्स के कारण वह अपने सर्वेंट मेड को छोड़ देना चाहता था। आई होप आपका भी कंफर्म हुआ होगा। तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ नन्स मतलब नन्स के कारण। ही अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब होता है, देखिए श्योर मतलब तो निश्चित होता है, लेकिन अश्योर वर्ड कहीं लग जाए तो अश्योर मतलब होता है विश्वास दिलाना। आप कहते हो ना, आई अश्योर यू आई विल नॉट डू दिस, मतलब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आई अश्योर मतलब होता है विश्वास दिलाना। तो ही अश्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया किसको, द नन, नन को, ऑफ सेंडिंग सम मनी एवरी मंथ, कि वह हर महीने कुछ पैसे सेंड करेगा। तो हो जाएगा अश्योर्ड दैट, अश्योर्ड द नन ऑफ सेंडिंग, किस बात का विश्वास दिलाया उसने, कि हर महीने वह कुछ पैसे उसको भेजा करेगा, या भेजने का विश्वास दिलाया। डैश 4 है, शी वॉज एन ऑर्फन। शी मतलब अब किसकी बात हो रही है, क्या उस व्यक्ति की बात हो रही है, कि उस नन की बात हो रही है, कि मेड सर्वेंट की बात हो रही है, सर्वेंट मेड की बात हो रही है। तो या तो यहाँ पे मेड सर्वेंट यानी सर्वेंट मेड की या नन की बात हो रही है, क्योंकि वो लोग क्या हैं, मेड मतलब नौकरानी होता है, तो फेमिनिन जेंडर है ये, और नन भी फेमिनिन जेंडर होती हैं, मैस्कुलिन जेंडर ही है, लेकिन यहाँ पे शी आया है, तो शी पर्सन के लिए तो नहीं आया है। अब देखिए, ऑर्फन वर्ड हो गया। ऑर्फन वर्ड के साथ ध्यान रखिएगा एक चीज, ऑर्फन वर्ड के साथ कभी भी नाउन नहीं होता। जैसे और आप कहते हो ना कि वह अनाथ लड़का है, अनाथ बच्चा है, अनाथ बच्ची है, हिंदी में आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऑर्फन मतलब ही हो गया अनाथ बच्चा या बच्ची। ऑर्फन के साथ बॉय या गर्ल का जिक्र नहीं किया जाता, ऐसा सेंटेंस बनता है एग्जाम में, ऑर्फन बॉय लिखा रहेगा, ऑर्फन गर्ल लिखा रहेगा, तो ऑर्फन अपने आप में परफेक्ट वर्ड है। तो वह मंथ डैश शी वॉज। अब ऑप्शन पढ़िएगा हम लोगों का। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, ना कि ये वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, थर्ड ये था, तो थर्ड जब ये क्वेश्चन था तो उसका मीनिंग हम लोग यहाँ से फिर से कंप्लीट करेंगे। टू दिल्ली, टू शिफ्टेड टू दिल्ली, ही वांटेड टू लीव ही सर्वेंट मेड टू, है ना, मेड टू द, किस चीज के लिए, देखिएगा होम के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए और कस्टडी के लिए। आप देखिए, जब जो ऑप्शन आपको मिले उसी हिसाब से आपको मीनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, तो आप इस बात पे नहीं जाएंगे कि मीनिंग कैसे कंप्लीट हुआ कैसे नहीं कंप्लीट हुआ। आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से आपको अपने माइंड को सेटअप करना होता है ना। ऐसे आप नहीं सोचेंगे कि ऐसे कैसे तीसरा चौथा। तो देखिएगा, होम मेड सर्वेंट टू द, अब देखिए होम ऑफ द नन, कस्टडी ऑफ द नन, प्रोटेक्शन ऑफ द नन, केयर। कस्टडी मतलब होता है किसी चीज का सुरक्षा करना या मतलब केयर करने के लिए लीगल किसी चीज को लेना, कहते हैं बच्चे की कस्टडी मांग रहा है, तो इसका मतलब संरक्षण के लिए किसी को करना। तो घर के लिए ऑफ द नन्स, प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए और कस्टडी के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे वह कस्टडी किया जाएगा, क्योंकि एक ऑर्फन बच्चे की कस्टडी की जाती है, ना कि उसका केयर, ना ही होम, ना ही उसका प्रोटेक्शन। यहाँ पे कस्टडी वर्ड सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। चौथे में देखिए, आगे बढ़ते हुए, ही एश्योर्ड दैट नन ऑफ सेंडिंग मनी एवरी मंथ, वह हर महीने पैसे भेजने का उसको दिलासा दिलाया, विश्वास दिलाया। एवरी मंथ डैश शी वॉज, अब यहाँ क्योंकि मीनिंग निकल रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि। कौन ऑर्फन था, शी वॉज ऑर्फन, एन ऑर्फन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन, क्योंकि वह एक अनाथ थी। फिर देखिए द नन डैश, तो यहाँ पे आपको पता चला कि बिकॉज करेक्ट है। द नन डैश हर सेइंग दैट, नन मतलब सेइंग दैट का मतलब होता है कहते हुए, ठीक है। तो हो जाएगा द नन डैश हर सेइंग दैट शी हैड गॉट एन एक्सीलेंट मास्टर। यहाँ पे देखिए प्रेज्ड कहते हुए प्रशंसा की, कहते हुए कंसोल्ड मतलब होता है दिलासा देना या सांत्वना देना। तो यहाँ पे समझिएगा प्रेज्ड मतलब प्रशंसा करती हुई कहती है, कंडीशन मतलब शर्त रखते हुए कहती है, लव्ड मतलब प्रेम करते हुए कहती है, केयर करते हुए कहती है, या कंसोल्ड मतलब जो है नन उस नौकरानी को क्या कहते हुए दिलासा देते हुए कहती है। क्या कहती है कि शी हैड गॉट एन एक्सीलेंट मास्टर, कि उसे एक एक्सीलेंट मास्टर की प्राप्ति हुई है। तो क्या हो जाएगा कंसोल्ड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंसोल्ड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कंसोल्ड मतलब होता है दिलासा देना या सांत्वना देना। तो क्लोज पैसेज नंबर 1, क्लोज पैसेज नंबर 2 आप मेरे साथ सॉल्व किए होंगे, समझे होंगे, एक बेसिक माइंड सेटअप आपका बना होगा कि कैसे हम लोग क्लोज पैसेज को एग्जाम में डील करेंगे। 1 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन टू 5th क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं। आप भी बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम 1-2 और वीडियो आपको लाएंगे जो प्रैक्टिस बेस्ड ही होगा, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कैसे किया जाए, इसको प्रैक्टिस से ही आप इजी बना सकते हैं।